तो कहानी की शुरुआत में हम बेथ नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अकेले ही हाइकिंग कर रही थी। दरअसल बेथ को हाइकिंग बहुत पसंद है, इसलिए वो अकेले ही हाइकिंग के लिए निकल जाती थी। इसके बाद हम बेथ के बॉयफ्रेंड जॉर्ज को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ बेथ के फ्यूनरल में आया हुआ था। असल में बेथ को हाइकिंग के दौरान एक सांप ने काट लिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। खैर, यहाँ बेथ के पिता मौरी जॉर्ज को देखकर खुश होते हैं, वहीं बेथ की माँ जीनी अपनी बेटी को खोकर बहुत सदमे में होती है। जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आता है, तभी मिस्टर लेविन उसके पास आते हैं और उसे संभालते हुए दिलासा देते हैं। फ्यूनरल के बाद जॉर्ज अपने घर आ जाता है जहां हम उसके भाई कायल को देखते हैं जो कि गेटेड कम्युनिटी का सिक्योरिटी गार्ड है। बेथ की मौत के बाद से जॉर्ज बहुत परेशान रहने लगता है क्योंकि वो बेथ से बहुत प्यार करता था और उसे बहुत मिस कर रहा था। एक दिन जॉर्ज बेथ के पेरेंट्स से मिलने उनके घर जाता है जहाँ वो उनकी हाउसकीपर परलाइन को घर से भागते हुए देखता है। इसके बाद जॉर्ज घर के अंदर आता है जहाँ जिनी बेथ की चीजों को पैक कर रही थी। यहाँ जॉर्ज को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो वही रुक जाता है और मोरी के साथ चेस खेलता है, जिस दौरान दोनों एक साथ स्मोक करते हैं और बेथ के बारे में बातें करते हैं। तब जॉर्ज मोरी को बताता है कि मेरे और बेथ के रिलेशन में पिछले दिनों से कई प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिस पर मोरी कहता है कि तुम्हें सारी बातें भुलाकर बेथ की अच्छी यादों को याद रखना होगा। इसके बाद जॉर्ज वहां से जाने लगता है। तब जीनी उसे मेमोरी के लिए बेथ का स्कार्फ देती है। अब अगले दिन जॉर्ज फिर से बेथ के घर जाता है, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो अपने घर आ जाता है जहां उसकी फैमिली को लगता है कि जॉर्ज कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहा है, इसलिए उसे किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगले दिन जॉर्ज फिर से बेथ के पेरेंट्स से मिलने जाता है जहां वह घर के अंदर से म्यूजिक और बेथ के पेरेंट्स को बातचीत करते हुए सुनता है, लेकिन कोई भी उसके लिए गेट नहीं खोलता, इसलिए वो घर को चारों तरफ से चेक करता है। जिस दौरान उसे घर के अंदर बेथ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है और उसे आवाज लगाकर बुलाने लगता है। इसी बीच कायल वहां आ जाता है और जॉर्ज से कहता है कि तुम्हें इस तरह किसी के घर पर बार बार नहीं आना चाहिए। इसके बाद कायल जॉर्ज को यहां से बाहर निकाल देता है। अब रात में जॉर्ज वापस बेथ के घर आता है और चोरी से घर के अंदर घुस जाता है, जिस दौरान मोरी उसे रोकते हुए वहां से जाने का कहता है। तब जॉर्ज कहता है कि बेथ मरी नहीं है और मेरे साथ कोई गेम खेला जा रहा है। इतना कहकर जॉर्ज मोरी को दूर धकेल देता है, जिसके बाद चारों आपस में बहस करने लगते हैं, पर कोई भी जॉर्ज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। साथ ही बेथ के पेरेंट्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ जॉर्ज को लग रहा था कि बेथ अपनी मौत का नाटक कर रही है। दूसरी ओर बेथ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, साथ ही उसे कुछ याद नहीं था कि उसके मरने से पहले क्या हुआ था। इस बात पर जॉर्ज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर चला जाता है जहां वो अपने पेरेंट्स को सारी बात बताता है, जिससे उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। इसलिए अगले दिन जॉर्ज की माँ उसे हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ समय बाद जॉर्ज बेथ की कब्र पर जाता है जहां वो एक बड़ा सा छेद देखता है, जिसके बाद वो बेथ के घर जाता है और मोरी से कब्र के छेद के बारे में पूछता है, इसलिए मोरी को सब सच बताना पड़ता है। वह कहता है कि बेथ मर चुकी थी, लेकिन वह फिर से वापस आ गई है और अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है क्योंकि मेरी बेटी फिर से जिंदा हो गई है। जॉर्ज को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बेथ जिंदा हो गई है और उसने खुद को कब्र से बाहर निकाला है। इसी बीच जीनी वहां आती है और कहती है कि यह एक चमत्कार है और बेथ का पुनर्जन्म हुआ है। इसके बाद बेथ भी वहां आ जाती है और जॉर्ज को ऐसे किस करती है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। साथ ही वो जॉर्ज को ऊपर ले जाती है और उसके साथ बात करते हुए कहती है कि सभी मेरे साथ अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। यहाँ जॉर्ज बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके अलावा बेथ को अपनी हाइकिंग और जॉर्ज से ब्रेकअप होने वाली बात भी याद नहीं थी, इसलिए बेथ जॉर्ज से कई सवाल पूछती है। तब जॉर्ज उसे शांत करता है और कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। इसके बाद दोनों घर से भागने का फैसला करते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स से दूर जाकर एक दूसरे से प्यार कर सके। इधर बेथ के पेरेंट्स उन दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं, इसलिए वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें रात के समय में जाना होगा क्योंकि दिन में कोई भी बेथ को देखकर डर जाएगा। लेकिन जब रात होती है तब बेथ के पेरेंट्स उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देते हैं और उन्हें पूल में जाने से भी रोक देते हैं, पर थोड़ी देर बाद बेथ पूल के पास आकर बैठ जाती है, इसलिए जॉर्ज भी उसके पास आ जाता है। तब बेथ उससे कहती है कि मुझे मेरे एग्जाम की फिक्र हो रही है। इसी दौरान जॉर्ज बेथ की थाई पर एक घाव देखता है जैसे उसे किसी ने काटा हो। यहाँ जॉर्ज उससे पूछता है
कि क्या तुम मुझे खाना चाहती हो, जिस पर बेथ को लगता है कि जांच उसके साथ रोमांटिक बातें कर रहा है, इसलिए वो उससे कहती है कि यहाँ मेरे पेरेंट्स हैं। इसके बाद बेथ भूल जाती है कि वो किस बारे में बात कर रही थी और वो पूल में चली जाती है। अगले दिन जांच बेथ से कॉल पर बातें करता है, जिसके बाद वो कायल के पास जाता है जो कि अपनी गन साफ कर रहा था। यहाँ जांच कायल को बेथ के जिंदा होने वाली बात बताता है, लेकिन कायल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। अब जांच अपने पेरेंट्स के पास जाता है, तब जांच को खुश देखकर उसके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें उसके बिहेवियर को लेकर अभी भी टेंशन थी। अब जांच बेथ से मिलने उसके घर जाता है, जिस दौरान वो अपने पुराने मैन से मिलता है जो कि काफी समय से गायब था और अचानक वापस आ गया था। इधर बेथ का बिहेवियर बहुत अजीब होता जा रहा था, इसलिए जांच मोरी से कहता है कि हमें बेथ को बता देना चाहिए कि वो मर चुकी है, पर मोरी ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ऐसा करके बेथ और भी परेशान हो जाएगी। यहाँ मोरी जांच से कहता है कि अगर तुम बेथ को देखना चाहते हो तो तुम उसे कुछ भी नहीं बताओगे। इसके बाद बेथ वहां आती है और कहती है कि मैं जांच के साथ हाइकिंग पर जाना चाहती हूँ। इस बार मोरी भी उन्हें जाने देता है। अब कार में बेथ जांच को छूने लगती है, इसलिए वो एक ग्राउंड में रुककर प्यार करने लगते हैं। जब वो वापस घर आते हैं तो बेथ के पेरेंट्स बेथ के गाल पर जलने का एक निशान देखते हैं। दरअसल धूप के कारण बेथ के चेहरे पर निशान बन गया था। यहाँ मोरी दोनों को डांटते हुए कहता है कि अब से तुम बाहर नहीं जाओगे। तब जीनी मोरी को शांत करते हुए कहती है कि मैं बेथ के चेहरे पर मेकअप लगा दूंगी। यहाँ जांच बेथ को सारी सच्चाई बताने को कहता है, जिससे मोरी को जांच पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे यहाँ से जाने का कहकर दोबारा यहाँ आने से मना करता है। लेकिन फिर भी जांच रात के समय में बेथ के घर में घुस जाता है और बेथ को चुपके से घर से बाहर निकालकर बीच पर ले जाता है, जहाँ वो बेथ के लिए लिखा अपना एक सॉन्ग गाता है। दरअसल इस सॉन्ग के जरिए वो बेथ को उसकी सच्चाई बता रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन बेथ को उसका म्यूजिक पसंद नहीं था, इसलिए वो जांच पर गुस्सा करने लगती है और पूरे लाइफगार्ड टावर को तहस नहस कर देती है। जांच उसे शांत करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से गुस्सा करने लगती है। इसी बीच उसके पीछे का टावर जलने लगता है। तब जांच उसकी मदद करते हुए उसे वापस कार में ले जाता है, जहां रेडियो सुनकर बेथ की हालत और भी खराब हो जाती है और वो कार की विंडो तोड़ देती है। अब जांच उसे घर ले आता है, जहां वो उससे कहती है कि मुझे म्यूजिक पसंद है और फिर वो उसे किस करती है। इसके बाद जांच उसे ऊपर ले जाता है, जहां बेथ अपने कपड़े उतारने लगती है और जांच को फर्श पर गिरा देती है। जिस दौरान जांच की नजर बेथ के ऑटोप्सी निशान पर जाती है, जिससे डरकर वो वहां से भागने लगता है। इसके बाद हम जांच को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी जांच की फ्रेंड एरिका उसके पास आती है। यहाँ दोनों लंच करते हुए बेथ के बारे में बातचीत करते हैं। तब जांच कहता है कि मैं चाहता था कि वो मर जाए। ये सुनकर एरिका थोड़ा डर जाती है। इसी बीच उस रेस्टोरेंट का एक कुक अजीब बिहेव करने लगता है, जिसे देखकर जांच एरिका से पूछता है कि क्या तुमने इस तरह के बिहेव करने वाले लोगों को नोटिस किया है, पर एरिका ने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया था। अब जांच वहां से जाने लगता है, जिस दौरान बेथ उसकी ओर दौड़ते हुए आती है और उसकी कार से टकरा जाती है। जांच जल्दी से कार से बाहर आता है और देखता है कि बेथ टायर के नीचे फंसी हुई है, इसलिए वह कार को जल्दी से आगे बढ़ाता है। यहाँ बेथ ऐसे उठती है जैसे उस कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग उससे डर जाते हैं। तभी एरिका रेस्टोरेंट से बाहर आकर जांच को बुलाती है, जिससे बेथ को गुस्सा आ जाता है। यहाँ जांच एरिका से बेथ को मिलाता है। एरिका को लगता है कि यह कोई और बेथ है। तब बेथ एरिका से जलस होकर उस पर गुस्सा करने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तब जांच उसे संभालता है और उसे उसकी कब्र पर ले जाता है, जहां वो उसे सारी सच्चाई बताता है कि तुम मर चुकी थी और फिर तुम खोदकर वापस आ गई। जिस पर बेथ उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जांच कहता है तुम्हारे पेरेंट्स के हिसाब से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है या फिर शायद तुम एक झोंकी हो। साथ ही जांच उससे कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि तुम्हारे गुस्से से मुझे डर लगने लगा है। यह सुनकर बेथ उसे धक्का दे देती है और उसकी कार लेकर भाग जाती है। इसी रात जांच अपने घर जाता है और अंदर से गोलियां चलने की आवाज सुनता है, जिससे वो घबरा जाता है। वो अंदर आकर देखता है कि उसके दादाजी वापस जिंदा हो गए हैं और कायल ने उनके ऊपर गन पॉइंट की हुई है। जांच के पेरेंट्स कायल को शांत करने की कोशिश करते हैं। तब जांच उन्हें बताता है कि ये सब असली है, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं है। तभी वहां मरे हुए दो लोग और आ जाते हैं, जिसमें एक इस घर की पिछली ऑनर होती है। यहाँ जांच अपनी फैमिली को घर से बाहर निकलने कहता है। कायल उनमें से एक आदमी को गोली मार देता है, पर इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। तब वो न्यूज पर देखते हैं कि शहर में मरे हुए लोग वापस आ रहे हैं। इसी बीच मोरी जांच को कॉल
कॉल करके कहता है कि मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, इसलिए जांच बाहर जाता है और मौरी की कार में बैठ जाता है, जहां मौरी उससे कहता है कि ये सब बेथ को सच्चाई बताने के कारण हो रहा है, इसलिए तुम उससे कहोगे कि वो मरी नहीं थी। जिस पर जांच कहता है कि परलाइन सब कुछ ठीक कर सकती है क्योंकि वो उस जगह से है जहां ज़ॉम्बीज बनाए जाते हैं, इसलिए जांच मौरी से उसका पता पूछता है, लेकिन मौरी सबसे पहले उसे बेथ से बात करने का कहता है। जिसके बाद मौरी जांच को बेथ के पास ले जाता है, जहां बेथ खिड़की से बाहर निकलकर किसी का शिकार करके उसे ज़ॉम्बी की तरह खा जाती है, जिससे सभी डर जाते हैं। मौरी अभी भी चाहता था कि जांच बेथ से कहे कि वो सब हमेशा उसके साथ रहेंगे। यहाँ जांच बेथ से बात करने के लिए मना करता है क्योंकि बेथ की दिमागी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। इसके बाद जांच मौरी से परलाइन का पता पूछता है, जिस पर जीनी उसे पता बता देती है, इसलिए जांच जल्दी से वहां से निकलने लगता है। तब बेथ भी उसकी कार में बैठ जाती है, इसलिए जांच को मजबूरन उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। कुछ समय बाद वो परलाइन के घर आ जाते हैं, जहां जांच बेथ को कार में रुकने का कहकर परलाइन से बात करने चला जाता है, लेकिन यहाँ परलाइन नहीं थी बल्कि उसका कजिन भाई था। परलाइन के भाई को जांच की बातों पर विश्वास नहीं था और वो उसे साफ मना कर देता है कि मेरी बहन का ज़ॉम्बीज से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा वो बताता है कि मौरी ने परलाइन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जहां वो देखता है कि मौरी बेथ को ले जा रहा है, जब जज उसे रोकता है तो वो अपनी बंदूक से उसे मारकर बेहोश कर देता है। अगली सुबह जांच को होश आता है तो वो अपने सामने एक और ज़ॉम्बी को देखता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है, जहां वो जली हुई बॉडीज का एक ढेर देखता है, जिससे उसे लगता है कि ज़ॉम्बीज ने उसकी फैमिली को मार दिया है। इसके बाद जांच जल्दी से अपना बैग पैक करता है और घर से निकल जाता है। फिर वो अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए एक दुकान में जाता है, जहां गोलियों की आवाज सुनकर वह जल्दी से बेथ के घर चला जाता है। यहाँ जांच मौरी की कार में ब्लड देखता है, साथ ही उनके घर की हालत भी खराब होती है। तभी उसे जिन्नी की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वह किचन में आ जाता है। यहाँ जिन्नी अपने हाथ को काटकर उसे बेथ को खिला रही होती है। तभी जीनी जांच को देखती है और उसे बताती है कि बेथ ने मौरी को खा लिया है। यहाँ जांच जीनी के हाथ पर पट्टी बांधता है और उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो जीनी को यहाँ से जाने का कहता है क्योंकि वो बेथ के साथ अकेले हाइकिंग पर जाना चाहता था। वेलबे उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है, जिस पर जांच कहता है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो लेकिन तुम मुझे खाना मत। इसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी कायल वहां आ जाता है और बेथ के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। तब जांच कायल को रोकता है और उससे घर के पास जली हुई बॉडीज के बारे में पूछता है, जिस पर कायल कहता है कि वो बॉडीज ज़ॉम्बीज की थी और हमारे पेरेंट्स मिस्टर लेवन के यहाँ सही सलामत है। साथ ही कायल जांच से माफी मांगता है क्योंकि उसने जांच की बातों का विश्वास नहीं किया था। इसके बाद कायल बेथ को मारने का कहता है, जिस पर जांच अपने भाई को मनाता है कि वो बेथ को हाइकिंग पर ले जाना चाहता है, इसलिए कायल अपनी गन जैक को दे देता है और उससे कहता है कि तुम बेथ के सिर में गोली मारकर उसे दर्द से आजाद कर देना। कुछ देर बाद हम जांच और बेथ को हाइकिंग करते हुए देखते हैं, जहां जांच बेथ से कहता है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और फिर उसे अलविदा कहकर शूट कर देता है, जिससे बेथ की मौत हो जाती है। इसके बाद जांच मिस्टर लेवन के पास जाता है, जहां उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ वो एरिका को भी देखता है, जो कि सदमे में होती है। जांच कायल को बताता है कि मैंने बेथ को मार डाला है, लेकिन अब हम सभी को सेफ्टी की जरूरत है। तभी अचानक से लाइट आ जाती है और न्यूज में बताया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। कहानी के अंत में हम जांच को बेथ और मौरी की कब्र पर देखते हैं, जिन्हें वो अलविदा कहता है और फिर अपनी फैमिली और एरिका के साथ कार में बैठ जाता है। यहाँ वो एरिका को डेट के लिए पूछता है, जिस पर एरिका हाँ बोल देती है और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।